सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? हाल बहुत बढ़िया है। और जब इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं ना, तो अपने आप एक उमंग, उत्साह अपने आप आ जाता है। क्या बात है। और भरोसा पैदा होता है ना? और कुछ ज्यादा ही। तो अपने ऊपर हर चीज पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कई बार ऐसे हालात आते हैं, जीवन हमेशा समान रूप से समतल नहीं चलता है। उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, और कई बार ऐसी नौबत आती है कि हमारा हौसला बिल्कुल टूटने लगता है, तो हमारा विश्वास डगमगाता है और वहीं पर टूटन ज्यादा महसूस होती है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें कि दिन बदलेंगे। विश्वास कई बार डगमगाने की वजह एक और होती है ममता जी, जो मुझे लगता है कि जब हम तुलना करने लगते हैं अपनी किसी और से, बिल्कुल, हम अपने से बेहतर पाते हैं किसी को, तो हमारा विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है या हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर सामने वाला आपसे बेहतर है किसी भी चीज में, तो आपको और मेहनत करके उससे आगे बढ़ना है, बेहतर बनाना है खुद को। प्रतियोगिता का युग है ये, प्रतिस्पर्धा का युग है। तो ऐसे में अगर आपके पास हुनर है तो उस पर भरोसा रखें कि हमारे पास हुनर है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आत्मविश्वास कुछ जरूरत से ज्यादा होता है, वो भी ठीक नहीं है, कि जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कि लोग गलत बात पर भी अड़े रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कई लोगों को ये देखा है कि अगर उन्हें सही जानकारी है किसी बात पर और बोलते वक्त वो जैसे उनकी आवाज टूट जाती है, शब्द लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। और तो अगर आत्मविश्वास की कमी है तो उसका रियाज बहुत जरूरी है। उसके रियाज के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई सब्जेक्ट उठाकर उसे अच्छे से पढ़ें, और जब पढ़ें तो उस पर पुख्ता करें उसको, कि जब कभी बोलने का मौका आए तो सही तरीके से। और जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम करते हैं, अति उत्साह में कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आपने सुझाव दिए वो बहुत काम के हैं। इस पर हमारे श्रोता क्या सोचते हैं, वो अपने विचार भी। और कभी हमारे श्रोता कभी मंच पर गए हों, कभी रेडियो पर बोलने का मौका मिला हो, माइक के सामने बोलने का मौका मिला हो, और आत्मविश्वास डगमगाया हो या आत्मविश्वास बढ़ गया हो, ज्यादा खुशी हुई हो, क्या कुछ अनुभव है, वो अनुभव साझा करें हमारे श्रोता, हमारा ये कहना है। और बुधवार का दिन है तो एक खास सेगमेंट होता है, जरा याद करो कुर्बानी। और इस सेगमेंट के तहत जो हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो सेनानियों ने जो हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर अपना बलिदान भी दिया उन्होंने, और हमारा देश इसी बदौलत आज आजाद हो पाया, उनकी हम बात करते हैं। तो आज बात होगी जयदेव कपूर की। बिल्कुल। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं रास्ते में, तो रास्ते में क्या, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, तो एक खास तौर से जब वॉशरूम की ओर एक लगा होता है, चित्र बना होता है, लिखा होता है दिव्यांगों के लिए। जी। तो जब हमारे सामने कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से लाचार है या असक्षम है, असमर्थ है, तो उसे दया दृष्टि से न देखें, दया भाव से उसकी मदद न करें, बल्कि उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको हौसला दे, और उसके अंदर भी आत्मविश्वास जगाए, और इसके बाद उसकी मदद करें। जैसे कई लोग पैरों से लाचार होते हैं और उन्हें सीढ़ी चढ़ के कहीं जाना है, मान लीजिए पहली दूसरी मंजिल पर, और आप वहां जाकर उसका काम हल कर सकते हैं, तो ये मत कहें कि तुमको दिक्कत हो जाएगी, मत जाओ। ये कहिए कि आप रुकिए, मैं तो ऊपर ही जा रही हूँ, मैं आपका ये काम करती आऊंगी। तो उसको क्या लगेगा कि उसकी असक्षमता का बोध कम होगा। जी। और ये जो आपने कहा ना कि इस तरह की जागरूकता सब में जरूरी है, और ये जागरूकता लाने के लिए ही विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, जो कि आज के दिन हम मना रहे हैं, और इस पर भी चर्चा होगी। और बुधवार का दिन है तो भाई व्यंजन हमारी सखियां हमें लिखकर भेजती हैं, तो आज क्या वो कुछ हमें भेजने वाली हैं, इसका हमें इंतजार है। और 2 और 3 तारीख के दिन जो गैस रिसाव हुआ था, तो 3 तारीख के दिन मनाया जाता दिसंबर। है। हाँ, 3 दिसंबर का जो दिन है, भोपाल गैस त्रासदी का जो एनिवर्सरी है, इसे आज हम याद करते हैं। कल की सखी सहेली में भी हमने याद किया, तो आज भी हम याद करेंगे। और प्रदूषण किस तरह से फैला और प्रदूषण से बचने के क्या उपाय
है, ये भी हमने कल आह्वान किया था। तो हमारे श्रोता इस मुद्दे पर लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करें और सखी सहेली के मंच पर आए। और अब एक गाना सुनते हैं। देखिए, हर बरस 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में याद किया जाता है। वो उन व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जो शारीरिक रूप से असमर्थ है या असक्षम है। ये दिन दुनिया भर के लोगों पर दिव्यांगता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि लोग इस ओर सजग हों कि उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके भी अधिकार होते हैं, समाज में उन्हें भी बाकायदा साथ बराबरी का दर्जा दिया गया है। जी ममता जी, और दिव्यांगता यानी कि शारीरिक रूप से अगर आप असमर्थ हैं तो ये जो स्थिति है इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि वो लोग काफी हद तक कमजोर हैं या निर्बल हैं। जैसे शारीरिक दुर्बलता भी हो सकती है, आपकी दुर्बलता संवेदी है, संज्ञानात्मक दुर्बलता है, बौद्धिक दुर्बलता है, मानसिक रूप से भी आप दुर्बल या कमजोर हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं। बहुत दीर्घकालीन जब कोई रोग चलता है तो उससे भी दिव्यांगता कई बार आ जाती है और भेदभाव और चुनौतियां वगैरह होती हैं। इन्हीं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का आयोजन जो है वो किया जाता है। और बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को साथ लिए चलते हैं, उन्हीं के साथ जीते हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या उनके जीवन में हो। और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव, सेवाओं का अभाव, सामाजिक समर्थन का अभाव, उनके बारे में अज्ञानता, असजगता, उनके सामने आने वाली कुछ बहुत सारी चुनौतियां रही हैं। दुख की बात तो ये है कि आज भी ये चुनौतियां जारी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सामने एक और चुनौती पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो जल्दी से उनको स्वास्थ्य सेवा कैसे दी जाए, कैसे वो डॉक्टर्स के पास अगर उन्हें अचानक कुछ होता है तो कैसे पहुंचे, इसकी कमी है। इस पर ध्यान खींचने के लिए भी ये दिन याद किया जाता है। जी, और विकासशील देशों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन होता है। अक्सर शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आवश्यक गतिशीलता उपकरणों के बिना ही काम चलाना पड़ता है। वो व्हीलचेयर और अन्य गतिशीलता उपकरणों के सहारे के बिना भी उन्हें रहना पड़ जाता है। बच्चे कई बार स्कूल नहीं जा सकते और वयस्क हैं वो चाहकर भी कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वो असमर्थ हैं। और दुर्भाग्य से कई विकासशील देशों में दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी सहायता के आज भी रह रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कार्य क्षमता जो है अक्सर वो कम हो जाया करती है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया था। इसकी कार्य योजना में समान अवसर मिलना, पुनर्वास और दिव्यांगता की रोकथाम पर जोर दिया गया था। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया, जिसने सुलभता को उनके मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया। और आज भी इन अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल सही बात है। चंचल जी, एक बात बहुत जरूरी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। इसके लिए हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि वे उन लोगों के साथ सम्मान और संवेदनशील होकर पेश आएं। जो व्यक्ति दिव्यांग अवस्था के कारण अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो वित्तीय रूप से सक्षम व्यक्ति उन लोगों की मदद करें। एक बात और है, उनकी नकल न उतारें, उनकी कॉपी न करें। कई बार ये देखा गया है कि कॉमेडी के रूप में या यूं ही कहीं किसी महफिल में लोग अगर बोलने में असमर्थता है, लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, किसी बोलने में अटकते हैं बोलने में, तो उनकी नकल करते हैं, उनकी कॉमेडी करते हैं। ये ठीक नहीं है क्योंकि जो लोग मान लीजिए परिचित नहीं भी है, अनजान व्यक्ति आपकी ये सब कॉमेडी सुन रहा है और वो दिव्यांग है, उसे कितना बुरा लगेगा। और कुछ इस तरह की आंखों को लेकर, चेहरे की बनावट को लेकर, हाथ पैर और बोलने के लिए जो असक्षम है, इन पर नहीं टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो जैसा आपने कहा ना कि अपने बच्चों को हम सिखाएं, तो बचपन में अगर हमने देखा कि बच्चा हमारा किसी की नकल उतार रहा है या क्लास में उनके कोई बच्चा पढ़ता है, वो आंख उसकी ब्लिंक ज्यादा होती है या चेहरे का कोई हिस्सा बार बार हिलता है, ऐसी कोई उसके अंदर समस्या है बच्चे के अंदर, और वो आकर हंसकर इस चीज को बता रहा है, तो वहीं अगर उसे माता पिता रोक टोक देंगे कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ईश्वरीय देन है क्योंकि कई बार तो बीमारी की वजह से भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कई बार जन्म के साथ ऐसी समस्याओं के साथ बहुत से लोग जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं।
तो उन पर हम ना हंसे बल्कि उनके साथ बहुत संवेदनशील रहें, और जैसा आपने भी कहा ना कि उन्हें सम्मान देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और अब बहुत जरूरी है कि गाना दिवस के बारे में बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि विश्व दिव्यांग दिवस मनाने का उद्देश्य उनके प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं होना चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास डगमगाता है, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। सरकार ने भी अपनी ओर से उनके लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की है, लेकिन हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उनका भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। हमारे श्रोता ने इसी बारे में लिखा है कि ये दिवस दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने, उनके लिए जो मुद्दे हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और ये दिवस समाज में ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और सोच समझकर उन्हें बढ़ावा देने के साथ सम्मान के अवसर और समान अवसर देने पर जोर देता है। एक श्रोता ने और लिखा है कि विश्व दिव्यांग दिवस बहुत खास है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे समाज में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए भी वही अधिकार और सपने हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य लोगों को जागरूक करना है, भेदभाव कम करना है और सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग लोग भी जीवन के हर क्षेत्र में पूरी तरह से हिस्सा ले सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिव्यांगधारी मनुष्य के विकल अंगों को दिव्य बनाकर उन्हें भी समाज की मूल धारा में लाने की योजनाओं के साथ हर साल, इस साल भी हम ये विश्व स्तर पर इस दिन को मना रहे हैं। इस दिवस के पीछे मूल वैश्विक विचार यही है कि कोई भी अशक्त और विकल अंगों वाले अपने अंगों की दिव्यता का एहसास हो उन्हें, और इसी के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं के साथ वो खुद को मूल धारा में लाने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। इसी के तहत बहुत सारे सामाजिक और सरकारी योजनाओं द्वारा भी उन्हें अभिषिक्त किया जाता है। इस दृष्टिकोण से ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है विश्व स्तर पर। और अगर इस तरह की बातें हम ध्यान में रखें और लोग, समाज इसका ध्यान रखे तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो दिव्यांग हैं उन्हें कई बार टूटते हुए देखा है, अपने हौसले से पस्त होते देखा है, तो उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करना घर वालों की पहली जिम्मेदारी होती है। उसके बाद स्कूल, समाज और सबकी जिम्मेदारी होती है। कई बार लोग स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके स्कूल जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जब अगर वो सामान्य तौर पर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव या दूरी ना रखें। और रही बात विश्वास की, तो आत्मविश्वास तो तब पैदा होता है जब आपके भीतर हुनर हो और प्रतिभा हो, और साथ में ये जाने कि हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो सही है या गलत है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि किसी ने क्या खूब कहा है, इतनी शिद्दत से, इतने विश्वास से मैंने अपनी मंजिल को पूरी कायनात मिली, मुझे उनसे मिलने पर लग गई जरा जरा, मुझे अपनी मंजिल से मिलने की साजिश करने लगा। अपने ऊपर विश्वास से ही हम किसी भी क्षेत्र पर सफलता अर्जित कर सकते हैं। मन में है विश्वास, खुद पर है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारी कोई सखी हैं। और हमारी सखियां, हमारे अन्य श्रोता खुद पर विश्वास रखें, विश्वास रख के आगे बढ़ें। इस पर बहुत सारी बातें हमें लिखकर भेज रहे हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कभी ना कभी ऐसा कोई समय ज़रूर आ जाता है जब आत्मविश्वास की कमी हम महसूस करने लगते हैं। और जीवन में आने वाले ये जो भी उतार चढ़ाव हैं, इनके लिए हम पूरी तरह से सामान्य भी होते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आए तो अपनी प्रेरणा और उत्साह, अपने प्रोत्साहन के लिए खुद पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंचल जी, देखिए हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, हमारी एक सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि खुद पर यकीन हो तो राहें खुद बन जाती हैं, हौसले जब उठते हैं मन में मंजिलें झुक झुक के आती हैं, डर के पर्दे हट जाएं तो सपने सच हो जाते हैं, जो खुद को पहचान ले उसके कदम भी रुक नहीं पाते हैं। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं। कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।
इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। और चंचल जी, हम ये देख रहे हैं कि ब्रेक का समय है, तो एक ले लेते हैं छोटा से। यह है कार्यक्रम सखी सहेली और हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास की। चंचल जी गुम हो गई हैं टिप्पणियों में कि श्रोताओं की टिप्पणी आ रही है, क्योंकि विश्वास खुद पर रखकर आगे बढ़ना है। इस पर हमारे श्रोता बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेज रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, हम भले तो जग भला, खुद पर विश्वास करना भी सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ये आत्मविश्वास, प्रेरणा और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करने, अपनी सफलता को सराहने और चुनौतियों को स्वीकार करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नियमित संयमित जीवन दिनचर्या, जीवन शैली सीमाओं पर निर्धारित करने और लगातार अपने कौशल को बेहतर बनाने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर टिप्पणी भेजी है, लेकिन हमने कहा था कि कुछ अपना निजी अनुभव भी साझा करें कि कभी आप आत्मविश्वास के कारण कहीं किसी विषय में चूक गए या अतिरिक्त आत्मविश्वास के कारण आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ऐसी भी नौबत आती है। तो लेकिन हमारे श्रोता ज्यादातर यही बात लिख रहे हैं कि कैसे आत्मविश्वास को अर्जित किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि खुद पर विश्वास रखें। बहुत ही अच्छा विषय है। हर इंसान को जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। खास करके युवावस्था में तो युवाओं को खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ वो जिस भी ईश्वर पर भरोसा करें उन पर भरोसा करें और मंजिल को ज़रूर प्राप्त करें, ये मन में बिठा लें। युवाओं को इसलिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है कि कई बार लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा और वो अपना रास्ता बदल देते हैं लक्ष्य की ओर जाने का। फिर पता चलता है कि वहां तो और गड़बड़ हो गई, फिर तीसरी जगह। तो ये जो है ना बदलाव मन के भीतर, इससे उबरना चाहिए। जैसे अगर आपने कहा ना कि उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत चुनाव किया है, सिर्फ हमें नहीं लगता, कई बार हमें ये एहसास करवाया जाता है। दूसरे लोग हमें कहते हैं कि अरे तुम ये काम नहीं कर पाओगे, घर वाले नहीं होगा, परिवार वाले, परिवार के लोग भी होते हैं, कुछ हमसे जो ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि हम इस काम को कर सकते हैं और फिर जब हम सफल होकर दिखाते हैं तो वो उनके लिए एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा जवाब होता है उनके उस बात का जो उन्होंने हमें हतोत्साहित करने के लिए कही थी। सही बात है। कुछ लोग जानबूझ के आपको चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, तो आप उनकी बातों को नकारात्मक बातों की ओर ध्यान न दें, अपने विश्वास को डगमगाने न दें। एक श्रोता ने क्या, हमारी एक सखी है जिन्होंने टिप्पणी लिखी है, विश्वास का संबंध आपके नजरिए से होता है। सवाल यहाँ ये है कि जिंदगी में आने वाली अलग अलग समस्या को आप किस रूप में देखते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जीवन ठहर जाता है और हम खुद पर अपना विश्वास खो बैठते हैं। उस समय मौसम की धुन ध्यान से सुनिए। हर मौसम कुछ कहता है। बसंत ऋतु पतझड़ में शोक नहीं मनाती। पेड़ अपने गिरे पत्ते का सिकुड़ा हुआ खाल देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनको विश्वास है कि ये सब आने वाले कल के लिए नएपन की निशानी है। तो सोचिए कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे हौसले को हरा दे। खोए हुए मन की सरगम को फिर से बजा देने की कोशिश है खुद पर विश्वास का न टूटने देना। क्या बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खुद पर विश्वास रखने का अर्थ है कि आप जो हैं जैसे हैं खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। आप अपनी खूबियों और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफल होने की क्षमता भी रखता है। और चंचल जी, ये भी तो होता है कि कई बार अगर किसी काम की शुरुआत करें और बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, वो आत्मविश्वास की कमी के कारण। बल्कि हर रुकावट के पीछे कहीं न कहीं विश्वास की कमजोरी भी होती है। तो हम बाहर निकलकर सफल व्यक्तित्व की तलाश हमें करनी चाहिए और न किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने तरीके से हर काम
को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई ममता जी आपने। और हमारे एक श्रोता का लिखना है कि खुद पर विश्वास रखने का मतलब है कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति आपकी ये होती है, खुद पर भरोसा करने की भावना है जिससे आप भविष्य के प्रति चिंता मुक्त हो जाते हैं और कोई ना कोई महान कार्य भी आप कर पाते हैं, उसे अंजाम दे पाते हैं। आत्मविश्वास में आप अपने कौशल और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचान कर जीवन को नियंत्रण में रख पाते हैं। ये कहा जाता है चंचल जी कि अगर जीवन में प्यार है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये हम सभी अपने अपने कहीं अनुभव करते हैं कि लोगों को जहाँ घर परिवार में प्यार ज़्यादा मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, तो उनका हौसला बढ़ता है। हाँ। और कई बार तारीफ सुनने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन तारीफ सुनकर कई बार नुकसान भी हो जाता है। लोग ये मान बैठते हैं कि अरे हम तो इस लायक हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि तारीफ करने वाला कई बार आपसे बड़ा होता है। और अगर हमें प्यार मिले तो खुद पर विश्वास करें, ये तो हमने कही है। और साथ में ये भी कि आप किन लोगों के बीच काम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे लोग हैं। कई बार अच्छे काम के लिए भी आपको बुरी राय मिलती है, तो उन्हें आप नज़रअंदाज करें। ये माने कि वो आपके मित्र नहीं हैं, बल्कि जानबूझ के आपका हौसला तोड़ रहे हैं। हमें उनसे आसानी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हम बहुत सम्मान का भाव रखते हैं और वो हम पर विश्वास करता है, तो इससे हमें स्वयं पर विश्वास करने में मदद मिलती है। और एक विश्वास का एक हिस्सा जिस पर चर्चा करेंगे इस गाने के बाद। मिल रहे हैं हमें विषय पर, लेकिन बहुत मिलती जुलती सी बातें हैं। वही एक बातें हैं जिनमें लिखा यही है कि सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है और अपना हौसला नहीं छोड़ना है। और पंछियों की बात थी ना इस गाने में, दो पंछी दो तिनके। तो जैसे पंछी घोंसला बनाते हैं, एक एक तिनका जोड़ते हैं, कभी उनको हौसला टूटते हुए नहीं देखा हमने। तो ऐसे इंसान के भीतर भी होना चाहिए। लेकिन आंधी कितनी तेज चलती है, लेकिन जब कोई पंछी अपना घोंसला बना रहा है तो कितनी भी आंधी उनका तिनका उड़ा के ले जाए, लेकिन वो घोंसला जब तक पूरा नहीं होता वो हार नहीं मानते। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी सकारात्मक सोच और आपकी सकारात्मक नजरिया, आपका खुद पर विश्वास ही आपके सपनों को पूरा करता है, जबकि आपकी नकारात्मक सोच, आपका खुद पर विश्वास न रखना खुद ही सपनों को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपना मित्र स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। यदि वो खुद पर विश्वास नहीं रखता तो वो अपना स्वयं का शत्रु बन जाता है। और हाँ, कुछ कहने जा रही हैं आप सपने जरूर देखिए, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखिए। और जब मैं ये बात सोचती हूँ ना, तो शाहरुख खान की एक फिल्म है, उसका बड़ा फेमस डायलॉग है, वो मुझे जरूर याद आता है कि जब आप बड़ी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उस चीज को पाने के लिए। और शाहरुख खान के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि जब नए नए आए थे तो समंदर के किनारे उन्होंने नरीमन पॉइंट पे बैठ के कहा था कि एक दिन ये पूरी मुंबई सपनों की नगरी मेरे हाथ में होगी फिल्मों के लिए। तो ये होता है, मतलब इतना बड़ा हौसला होता है। और हालांकि इसमें मुकद्दर भी शामिल है, आपकी मेहनत के साथ साथ, और आपकी प्रतिभा हुनर तो है ही है। एक बात और है विश्वास में, जो विश्वास जिस पर जैसे हम इंसान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कई बार भरोसा टूटता है इंसान से, इंसान धोखा दे देता है। हम आंख मूंद के सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा अपना है और ये जो जो कह रहा है हम आंख मूंद के उसके पद चिन्हों पर चलते चले जाते हैं। और जब धोखा मिलता है तो विश्वास जो टूटता है तो उस विश्वास की भरपाई कभी नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बातें विश्वास की हो रही हैं ममता जी, तो हम देखते हैं कि कितने सालों तक हमारे देश ने गुलामी सही, लेकिन जो हमारे स्वाधीनता के सिपाही थे, जो सेनानी थे, उन्हें विश्वास था कि एक दिन हम अपने देश को इन अंग्रेजों के चंगुल से जरूर आजाद कर लेंगे। कितने सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी और बहुत सारी क्रांतियां की, तब जाकर कहीं हम आज़ाद हो पाए। और बुधवार का दिन हम ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं, और आज हम याद करेंगे जयदेव को। लेकिन उन्हें याद करने से पहले एक गीत सुन लेते हैं। चंचल जी, देश में लाखों ऐसे क्रांतिवीर हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके और उनकी बर्बरतापूर्ण यातनाएं भी हंसते हुए झेली। ऐसे ही क्रांतिवीर और स्वतंत्रता सेनानी थे जयदेव कपूर, और हमने गाने से पहले जिक्र भी किया था कि इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे। वे हरदोई के रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम में हरदोई के सेनानियों की बहुत ही अहम भूमिका रही है। हरदोई के एक नहीं बल्कि दर्जनों सेनानियों ने अंग्रेजों से टक्कर ली और
अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उन्हीं सेनानियों में जयदेव कपूर भी अग्रणी भूमिका में थे और जयदेव ने काला पानी यानी अंडमान में बहुत यातनाएं झेली थी। शाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1908 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता शालिग्राम कपूर और माँ गंगा देवी बहुत ही सीधे साधे से लोग थे और बाद में उनका परिवार हरदोई शहर के मंगलीपुरवा में रहने लगा। जयदेव कपूर ने 1925 में हाई स्कूल, इसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से इंटर किया, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी से बीएससी की पढ़ाई की और इसके बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनारस में के छात्र भी रहे। और जब मालूम है आपको ये बात कि जब चौरी चौरा कांड हो गया तो असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा से आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से डूबी हुई जनता में उथल पुथल मच गई थी। क्रांतिकारी संगठनों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिवीरों ने नेतृत्व में अंग्रेजी शासन में दहशत फैलाने का कार्य जारी रखा। इसी संगठन में हरदोई के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, काशी भाई जैसे कुछ नाम भी साथ में रहे और काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली असेंबली बम कांड, सहारनपुर फैक्ट्री बम केस और सैंडर्स हत्या के केस में इन लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। और जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई गई थी तो जयदेव कपूर और शिव वर्मा ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इनके साथ इनका एंट्री पास का इंतजाम करके असेंबली में इनको दाखिल करवाया गया। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था और जो भी क्रांतिवीर इस योजना का हिस्सा हुए थे उन्हें एक एक करके पकड़ के जेल भेजने की शुरुआत कर दी। और साल 1928 में पकड़े जाने पर 1946 तक अलग अलग जेलों में और अंडमान में काला पानी में जयदेव कपूर और शिव वर्मा रहे। सीपी पांडे और काशी भाई ने दिल्ली बम कांड में 10-10 बरस की सजा काटी। इन सभी क्रांतिकारियों ने जेल में बहुत सारी यातनाएं झेली। अंडमान में जयदेव कपूर को रोजाना 30 बेंत मारे जाते थे। वहां उन्होंने 60 दिन की भूख हड़ताल भी की थी जिससे शासन बिल्कुल हिल गया था। जयदेव कपूर को जब अंडमान में 60 दिनों तक 30 बेंत मार खाने की सजा मिली थी जो अभी आप बता रही थी, तो इसके बारे में उनके जो बेटे हैं कमल कपूर वो बताते हैं कि जिस बेंत से उनको पीटा जाता था या मारा जाता था वो बहुत मोटा बेंत हुआ करता था और पानी में भिगाया हुआ होता था और बेंतों से इतनी बुरी तरह इन क्रांतिकारियों को पीटा जाता था और जब उन्हें पीटा गया तो उसके निशान उनके बाबूजी के पीठ पर मरते दम तक रहे थे। कितनी पीड़ादायक बात है। हम जब बता रहे हैं अपने मित्रों को तो जैसे रूह कांप जा रहा है, तो कैसे ये यातना सही होगी। शहीद भगत सिंह ने अपने फांसी से पहले जयदेव कपूर को खुश होकर अपने पॉकेट घड़ी और जूता उपहार में देते हुए आजादी की मशाल जलाए रखने का वचन लिया था। 17 बरस बाद जब भारत स्वतंत्र होने को हुआ तब वे जेल से छूटकर हरदोई लौटे। 19 सितंबर 1994 को उनका मंगलीपुरवा स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। वो इस फानी दुनिया से विदा हो गए। मंगलीपुरवा में उनका आवास आज भी है और अधिकांश लोग होता है ना कि हम भूल जाते हैं ऐसे लोगों की त्याग और तपस्या को कि किस तरह हमें आज़ादी मिली, लेकिन ये जो लोग हैं आज भी इनकी जो विरासत है वो प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में है। से ये कहा था कि आज हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी का कारण बहुत से लोगों ने इसकी वजह से जान गंवाई। आज का दिन उनकी याद को समर्पित है। ये त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी जब भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इस दुर्घटना में तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये त्रासदी उस समय तक ही सीमित नहीं थी बल्कि आज भी इसके दुष्प्रभाव वहां देखने को मिलते हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जानने की दृष्टि से ये दिन काफी अहम है और इससे हम प्रदूषण को जो तकलीफ होती है, दिक्कतें होती है, प्रदूषण की ओर हम ध्यान खींचते हैं। और कल के सखी सहेली में भी इस पर हमने चर्चा की थी। और ममता जी, हमारी सखी ने बड़ी अच्छी एक व्यंजन रेसिपी भेजी और ये है चावल के कोफ्ते। चावल के कोफ्ते बनाने के लिए सामग्री चाहिए 100 ग्राम चावल, लाल मिर्च,
काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर, चीज़ या पनीर और 200 ग्राम दही, धनिया पाउडर, भुने हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, तलने के लिए तेल, नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने मसालों की मात्रा नहीं लिखी और वो अच्छा भी है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए चावल को धोकर उबालकर ठंडा करके उसमें इलायची पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मैश कर लें। 15 मिनट तक उसको रखें। फिर चीज़ या पनीर को अच्छे से मैश कर लें और चावल वाले मिश्रण में गोलियां बनाकर मैश की हुई चीज़ को गोली बनाकर उसके अंदर भर दें और सुनहरा होने तक इसको तल लें। फिर प्याज वाले पेस्ट में अच्छे तरह से उनको भूनकर थोड़ा सा देसी घी मिलाकर उसमें काजू का पेस्ट या फिर फ्रेश क्रीम धनिया मिलाकर थोड़ा सा गरम मसाला और सभी सामग्री डालकर अच्छे से भून लें और थोड़ा बीच बीच में पानी मिलाकर 10 मिनट तक इसको पकाएं। धीमी आंच पर जब ये ग्रेवी तैयार हो जाए तो उतारकर कोफ्ते ऊपर से उसमें डालकर हरा धनिया और ग्रेटेड चीज़ डालकर इसे सर्व करें। ये चपाती और चावल दोनों के साथ ही बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भाई अलग तरह की ये रेसिपी है, हमें लगता है कि इसे ज़रूर बना के आजमाना चाहिए। बस हाँ, इन्होंने ये नहीं लिखा कि उसमें चीज़ स्ट्रिप या चीज़ क्यूब इस्तेमाल करना है, तो वो अपने हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब सुने गीत। बिल्कुल चल जी, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम सखियों से कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार।